Today we are going to discuss the first lecture of the support and movement. अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं बेसिकली। जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो एक बोन वाला पार्ट है या एक स्केलेटन वाला पार्ट है, ज्यादा अच्छी तरीके से अगर मैं कहूँ तो एक स्केलेटन वाला पार्ट है, एक स्केलेटन वाला पार्ट है और दूसरा आपका मसल्स वाला पार्ट है। तो दोनों आपके जो है वो पीएमडीसी सिलेबस के अंदर है। अब सॉरी, दोनों ने जो मसल वाला पार्ट है वो कंप्लीटली आपके पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। स्केलेटन वाला पार्ट पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे बिकॉज इस चैप्टर से स्केलेटन वाले पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मसल पार्ट। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ मसल। ठीक है, मसल से स्टार्ट करें। मसल से स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। So first you have to know that what is the basic definition of movement and what is the basic definition of locomotion। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट की और लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के अंदर क्या फर्क है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ भाई, एनीवन, आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे बेसिक डेफिनेशन बता दे लोकोमोशन और मूवमेंट की। What is the prime difference between the definition of movement and locomotion? हाँ भाई, चलो देखो, अब अगर मैं बात करूं लोकोमोशन की और मूवमेंट की, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दैट इज द मेन पॉइंट। अब देख, लेट सपोज कोई बॉडी ऑर्गन है, कोई बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ है। आप अपने हाथ को बेंड करते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने बॉडी पार्ट को डिस्प्लेस कर, आप अपने बॉडी पार्ट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका हाथ सीधा था, आपने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका हाथ बेंड हो गया। You are actually changing the direction of the body part. So that is known as movement. What is movement? Movement is actually the displacement or the change in direction of the body part. बॉडी पार्ट का अपनी डायरेक्शन चेंज करना, चेंज इन डायरेक्शन, उसे आप क्या कह रहे हो, मूवमेंट का नाम दे रहे हो। एग्जाम्पल दे दे, भाई आपका हाथ सीधा था, आपने अपने हाथ को बेंड किया। जब आपने अपने हाथ को बेंड किया, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट। सर, व्हाट इज लोकोमोशन? व्हाट इज लोकोमोशन? दिस इज अ कॉमन पॉइंट। लोकोमोशन, आप क्या करो, अपने हाथ को काटो और उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक दो, दैट इज द लोकोमोशन। सो व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट इज द मूवमेंट। एंड हाउ कैन यू डिफाइन लोकोमोशन? वेरी सिंपल, आप अपना हाथ काटो और उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक दो। आपने क्या किया, अपने बॉडी या बॉडी पार्ट की पोजिशन को चेंज किया। सो द चेंज इन पोजिशन
of the body and the body part from one position to another is known as locomotion. तो आप क्या कहोगे? किसी भी बॉडी या बॉडी पार्ट का पोजीशन चेंज करना इज लोकोमोशन. आप अपने हाथ क्या करो, काटो और उठा के फेंक दो दूसरी जगह. दैट इज द लोकोमोशन. अब मूवमेंट कितनी तरह की होती है? देखो, मूवमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो नॉर्मली आपकी जो मूवमेंट होती है ये दो तरह की होती है. मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. एक मूवमेंट वो होती है जो मसल के जरिए होती है. अब कितनी तरह के मसल होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक भी है. नॉर्मली तीन तरह के मसल्स होते हैं, तो तीन तरह की मूवमेंट होगी इस मसल की फॉर्म में, या जिसे आप मस्कुलर मूवमेंट कह लो ज्यादा अच्छा है. तो जो मसल की जरिए मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर मूवमेंट. अब कौन कौन से मसल होते हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. जबकि दूसरी जगह जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के जरिए नहीं होती, जिस मूवमेंट को आप कहते हो नॉन मस्कुलर मूवमेंट. सो मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप, मस्कुलर मूवमेंट एंड नॉन मस्कुलर मूवमेंट. अब सर नॉन मस्कुलर मूवमेंट कौन सी होती है? भाई क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल में सीलियरी मूवमेंट आ जाती है. ह्यूमन के अंदर सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलती है? जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम is lined with some cells, and these cells are known as pseudostratified ciliated columnar epithelium. अब इन सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होता है. तो सीलिया की वजह से जो मूवमेंट होती है दैट इज द सीलियरी मूवमेंट. तो दैट इज अ वन टाइप ऑफ नॉन मस्कुलर मूवमेंट. द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन मस्कुलर मूवमेंट इज फ्लैजिलरी मूवमेंट. अब फ्लैजिलरी मूवमेंट कहां देखने को मिलती है? लेट सपोज दिस इज द स्पर्म. अजीब सा बनाया बट स्टिल. सपोज दिस इज द स्पर्म. तो स्पर्म के ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्लैजिला लगा हुआ है. तो ये जो मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड द फ्लैजिलरी मूवमेंट. एक तीसरी तरह की मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द अमीबॉइड या ओके भाई. अमीबॉइड या इसे आप सूडो पोडियल मूवमेंट भी कहते हैं. सूडोपोडियल. तो तीन तरह की नॉन मस्कुलर मूवमेंट हो गई, सीलियरी, फ्लैजिलरी और अमीबॉइड. अब सूडोपोडियल मूवमेंट की एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सूडोपोडियल मूवमेंट? अब जरा गौर से सुनो. देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ नॉन मस्कुलर मूवमेंट को. तो मैंने आपको बताया कि नॉन मस्कुलर मूवमेंट तीन तरह की. एक को आप कहते हो सीलियरी, एक को आप कहते हो फ्लैजिलरी, और एक को आप कहते हो अमीबॉइड या सूडोपोडियल. अच्छा, हमने पढ़ा कि सीलियरी मूवमेंट आपको कहाँ मिलती है. मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, कुछ सेल्स हैं. अब वो कौन से सेल्स हैं वो छोड़ दो अभी फिलहाल. बट इन सेल्स के ऊपर क्या मौजूद है?
सीलिया मौजूद है, तो सीलिया के जरिए मूवमेंट हो रही है। अगर मैं सीलियरी मूवमेंट की एक और एग्जांपल दूं, तो अभी आप जो चैप्टर पढ़ोगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर ही, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ोगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसे आप कहते हो फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या मौजूद होती है? सीलिया मौजूद होती है, जो एग को आगे लेकर जाने में हेल्प करते हैं। अगेन क्लासिकल। फिर मैंने आपको बताया फ्लैजेलरी मूवमेंट के अंदर क्लासिकल एग्जांपल है स्प्रिंट। अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ मिलती है ह्यूमंस के अंदर? अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ मिलती है? देखो, अमीबॉइड मूवमेंट आपको मिलती है बेसिकली, आप देखते हो कि आपके पास, लेट सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, मान लेता हूं ये कैपलरी। इस कैपलरी के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स है। मैंने मान लिया ये जो मैं बना रहा हूं दीज आर द प्लेटिलेट्स, सॉरी दीज आर द डब्ल्यूबीसीज। अब ये डब्ल्यूबीसीज करते क्या? लेट सपोज बाहर यहां पे एक बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज द बैक्टीरिया। अब ये चाहते हैं डब्ल्यूबीसीज के बाहर आए और इस बैक्टीरिया को खत्म कर दें। अब ये कैपिलरी से नॉर्मली ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकते, तो अब होता क्या है कि कैपिलरी के अंदर ये छोटा सा होल होता है, ये अपने शेप को चेंज करते हैं और चेंज करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब ये अपने शेप को चेंज करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड और सूडोपोडियल मूवमेंट। और डब्ल्यूबीसी का इस तरीके से ब्लड वेसल से बाहर आना इज कॉल्ड डायपेडेसिस। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों क्लासिकल एग्जांपल्स दी, आई होप कि ये चीज क्लियर हो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आते हैं हम असल पार्ट के, दैट इज द मस्कल मसल वाला पार्ट। चलो अब हम बात करते हैं मसल्स की। चलो चलो अब बात करते हैं जरा मसल्स की। मसल्स क्या होता है? अब मसल्स की अगर मैं बात करूं, तो एक बात याद रखना कि एनिमल एनिमल्स के अंदर चार तरह के टिश्यूज होते हैं। कितनी तरह के टिश्यूज होते हैं? चार तरह के। अब वो कौन सी चार तरह के टिश्यूज हैं? एनिमल्स के अंदर नॉर्मली आपको चार तरह के टिश्यूज मिलते हैं, और उसके अंदर जो सबसे पहला टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी तरह का जो टिश्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी अभी असल डिस्कशन। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। हमारी असल जो अभी डिस्कशन है वो है मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू की। अब सवाल ये होगा कि हाउ कैन यू डिफाइन द मसल? हाउ कैन यू डिफाइन द मसल? मसल को आप कैसे डिफाइन करो? देखो, पहली बात, इट इज द टाइप ऑफ इट इज द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। पहली बात, इट इज द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। सो यू कैन से दैट मसल इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू want to move your hand, your muscle will contract and ultimately cause the motion. This is the classical example of, this is the classical definition of the muscle. So muscle are the tissue
Muscle are the tissue that have that are specialized that are specialized to contract एंड रिलैक्स. मसल वो टिश्यू है जिसके पास की एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके. अब जाहिर सी बात है मसल एक टिश्यू है. टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू? एनीवन? व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू? नहीं नहीं. हाउ कैन यू डिफाइन द टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. शाबाश. यस. सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स which are performing the specific function. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक किडनी का सेल ले लूं, एक ब्रेन का सेल ले लूं, एक कहीं का सेल ले लूं, एक कहीं का सेल ले लूं, उसको मिला के मैं टिश्यू बना सकता हूं? नहीं बना सकता. टिश्यू बनता ही तब है जब सेम तरह के सेल्स हो और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे. दैट इज द टिश्यू. अब जाहिर सी बात है टिश्यू सेल से मिलकर बने. तो मसल के अंदर मसल के अंदर जो सेल होता है उस सेल को क्या कहते हैं? मैं याद हूं. जाहिर सी बात है मसल भी सेल से मिलकर बने. तो मसल का जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड द मसल फाइबर. और मसल सेल. और मसल को पढ़ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी. यानी स्टडी ऑफ मसल इज मायो. मायो कहते हैं मसल को. लॉजी मीन्स टू स्टडी. सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल इज द मायोलॉजी. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अब दूसरी बात ये कि व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द मसल? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द मसल? आई वांट योर आंसर. आई विल बी रियली इंप्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे बता. बहुत सिंपल से सवाल है. द क्वेश्चन इज that what is the classical distinguishing feature of the muscle? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो है, उसके अलावा भी एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मसल का है वो ये है कि मसल मसल एटीपी को कन्वर्ट कर सकता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर. मसल कैन ट्रांसफॉर्म द एटीपी और द केमिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. वेरी सिंपल. अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई. अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं. और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मसल आया कहां से. आप पढ़ोगे जब आप बेसिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे या बेसिक जब आप डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती है. डेवलपमेंट के दौरान कितनी जर्म लेयर्स बनती है? 3. कौन कौन सी? एक जो सबसे बाहर होती है दैट इज कॉल्ड द एक्टोडर्म. एक जो बीच में होती है दैट इज कॉल्ड द मीजोडर्म. एक जो सबसे अंदर होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्म. तो सवाल ये होता है कि मसल कहां से बनता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से या मीजोडर्म से? तो याद रखना बच्चों कि द मसल्स आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन.
मसल्स आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगली बात सुनो, मसल्स कितनी तरह के होते हैं, अब ये भी जरा सुन लो। अब मसल की अगर मैं बात करूं, तो मसल तीन तरह के होते हैं ऑन देयर पोजिशन। सबसे पहले वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल। एक मसल वो होता है जो हार्ट के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक मसल। और उसके अलावा जहां भी आपको मसल मिलेगा, दैट इज द स्मूथ मसल। सो मसल इज ऑफ टू टाइप, थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। सर, दुनिया में जो सबसे पहला मसल इवॉल्व हुआ, वो कौन सा था? एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे पहला मसल इवॉल्व हुआ, दैट इज द स्मूथ मसल। दिस इज अ वेरी बेसिक। सो द फर्स्ट मसल टू बी इवॉल्व इज द स्मूथ मसल। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर ही, दिस इज अ कॉमन। सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मसल? पहली बात, आपके पोस्चर को मेंटेन करता है, हीट प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है, बॉडी फ्लूइड को मूव करवाता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनको अभी हम देखेंगे, बट स्टिल दिस इज वेरी कॉमन। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहली तरह के मसल की, एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल वी आर डिस्कसिंग हियर इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। अब जरा स्केलेटल मसल को देखते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर तो वैसे हम पढ़ेंगे, बट स्टिल सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थिंग इज कि आप स्केलेटल मसल को कैसे डिस्क्राइब करें। तो पहली बात, स्केलेटल मसल इज द टाइप ऑफ मसल। किसकी टाइप है? मसल की टाइप है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल? व्हाट इज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटल मसल? वो मसल जो आपके स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द स्केलेटल मसल। दैट इज द स्केलेटल मसल, कॉमन, वेरी बेसिक, ठीक है। सो द मसल दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द skeleton, that is called the skeletal muscle. अब ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज द appearance of the skeletal muscle? This is very important. What is the microscopic appearance of the muscle? अब वेट 2 सेकंड। ओके, अच्छा, अब देखो होता क्या है, जब आप स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, तो आपको ये नजर आएगा कि स्केलेटल मसल में ऐसी लाइंस मौजूद है, और इन लाइंस को आप क्या कहते हो? स्ट्राइएशंस का नाम। इसीलिए on the microscopic on the microscopic examination, the skeletal muscle appear striated. इनमें लाइंस मौजूद है, that's why they are called the striated muscle. They are called the striated muscle. दूसरी बात ये कि नॉर्मली जो आपका स्केलेटल मसल होता है ना, वो लंबे लंबे सेल्स की सूरत में होता है, जिन सेल्स को आप क्या कहते हो? मसल फाइबर्स का नाम, ठीक है। तो सपोज सपोज दिस इज द मसल फाइबर, ये क्या है? एक मसल फाइबर है। सो दिस इज striated, दिस इज मसल फाइबर, एंड यहाँ पे क्या मौजूद है? लाइंस मौजूद है, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड स्ट्राइएशंस। क्या कह रहे हो आप इन्हें? स्ट्राइएशंस का नाम।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्केलेटल मसल के सेल का शेप कैसा है। तो अगर आप गौर से देखो तो इसका शेप कैसे है, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्केलेटल मसल के अंदर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो कहा यह जाता है कि नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो आपके स्केलेटल मसल में पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली द स्केलेटल मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। द स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द पेरिफेरी, साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सवाल ये होगा कि आपके पास जो स्ट्राइएशंस होती हैं वो क्यों होती हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले सवाल ये होगा कि स्केलेटल मसल कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। पहली बात, स्केलेटल मसल स्लो से लेकर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द मसल। यानी कि हो सकता है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करे, हो सकता है बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करे, डिपेंडिंग ऑन द मसल। तीसरी बात यह है कि क्या स्केलेटल मसल में थकावट होती है, फटीग होता है। यस, स्केलेटल मसल इज केपेबल ऑफ फटीग। स्केलेटल मसल में फटीग हो सकता है। फटीग क्या होता है, थकावट, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से आजिज आ गया, दैट इज कॉल्ड द फटीग। होता क्या है, आप पढ़ोगे आगे, लेट सपोज दिस इज द स्केलेटल मसल फाइबर। सपोज दिस इज द स्केलेटल मसल फाइबर, और इस स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन 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 हुई। अल्टीमेटली ये मसल फाइबर मूव कर गया एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इस स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट। सो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अल्टीमेटली ये मसल फटीग के अंदर चला जाएगा, थकावट के अंदर, और ये मसल अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। अच्छा भाई, अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि क्या स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, का वेरी बेसिक क्वेश्चन। कैन यू प्लीज डिस्क्राइब दैट स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री, यानी कि आपके कंट्रोल में। दूसरी बात दूसरी बात, स्केलेटल मसल में जो नर्वस सिस्टम इनर्वेशन करता है, इनर्वेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नर्व एंड दिस इज द स्केलेटल मसल। तो ये जो नर्व आके स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड द इनर्वेशन। व्हाट इज इनर्वेशन, द नर्व सप्लाई इज द इनर्वेशन। नर्व सप्लाई कोई को आप क्या कहते हो, इनर्वेशन कहते हो। तो नॉर्मली जो स्केलेटल मसल के पास नर्वस सिस्टम आके उसको मैसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली इनर्वेटिंग द skeletal muscle. वेरी बेसिक पॉइंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सारी बातें होंगी। सवाल ये होगा स्केलेटल मसल कहाँ मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड द लास्ट वेरी, ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक सी बातें हो गई ना कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको। अब होता क्या है, अब होता यह है कि स्केलेटल मसल के अंदर आपका ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और साथ साथ आपके पास स्केलेटल मसल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
यानी कि एक सेल में एक से ज्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पैरिफेरली प्रेजेंट होते हैं, साइड में प्रेजेंट। वेरी बेसिक 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 बातें मैंने की हैं आपसे, सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, वो मैं करता हूँ यहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि स्ट्राइएशंस क्यों मौजूद है, ये लाइंस क्यों मौजूद है। अब जरा गौर से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप इसे गौर से सुनो, ठीक है। देखो, सपोज दिस इज द मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी रखते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को आप कहते हो मायोफिब्रिल्स। अब ये मायोफिब्रिल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है थिक, जिसका डायमीटर ज्यादा होता है, और एक होता है थिन। थिक के अंदर एक नाम याद रखना, मायोसिन। ये हम पढ़ेंगे आगे, वैसे टेंशन नहीं लो। और थिन के अंदर बहुत सारे होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमासिन, ट्रोपोनिन, ये सारी चीजें होती हैं। अब होता यह है कि नॉर्मली जब आप स्ट्राइटेड मसल्स को देखोगे ना, तो देर इज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। क्या मतलब, होता क्या है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि भाई एक लाइट लाइन है, एक लाइट बैंड है, और फिर एक डार्क एरिया आ रहा है, उसके बाद फिर लाइट एरिया है, फिर डार्क एरिया आ रहा है। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क चल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट, यानी कि पहले थिक फिलामेंट, देन थिन, फिर थिक थिक थिन। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो दिस इज द लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। ऐसे करते करते ऑल्टरनेटिवली आपको लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क मिलता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई the skeletal muscle appear striated under the microscope. Got it? A very basic thing. Got it? अब बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल, एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज, आपका क्या ख्याल है कि टंग के अंदर जो मसल्स हैं, वो स्केलेटल है कि स्मूथ है? अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग स्मूथ, एंड हाउ मेनी आर ऑफ you are saying skeletal? So majority is saying smooth. Everyone who is saying smooth is wrong. क्योंकि ये जो टंग है, क्या ये आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। जब ये आपके कंट्रोल में है, सो दिस इज द स्केलेटल मसल। दूसरी चीज, सर ये टंग तो कहीं जाके बोन पे अटैच नहीं होती? बिल्कुल होती है। नेक के अंदर एक बोन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइयोइड बोन, ये वहां पे अटैच। वेरी बेसिक। ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली आपके पास इन सारी चीजों की। अब आ जाओ आप। अब हम बात करते हैं जरा कार्डियक मसल की, फिर स्मूथ पढ़ना आसान होता है। पहले हम कार्डियक की बात करते हैं, स्मूथ पढ़ना खुद ब खुद आसान होता है। चलो, अब स्केलेटल मसल की बात करता हूँ। पहली बात, सॉरी, कार्डियक मसल की बात करता हूँ। वर्ड कार्डिया का मतलब है हार्ट, तो कार्डियक मसल आपको कहाँ मिलेगा? हार्ट के अंदर मिलेगा। सो पहली बात, कार्डियक मसल इज ओनली फाउंड इन द हार्ट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या ख्याल है अगर हम कार्डियक मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें,
तो आपको कैसी अपेयरेंस मिलेगी? आओ एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है, ताकि आराम से आपको हो जाओगे। ओके, चलो पिक्चर लेते हैं, फिर आगे। एक और पिक्चर। चलो, अब जरा गौर से देखना बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताओ कि कार्डियक मसल आपको कहाँ मिल रहा है? हार्ट में मिल रहा है भाई। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मान लेता हूँ हार्ट में मिल रहा है। सो व्हाट इज द मस्क्यूलर अपीयरेंस ऑफ द कार्डियक मसल अंडर द माइक्रोस्कोप? अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखो कार्डियक मसल को, तो उसकी अपीयरेंस कैसी आएगी? अ वेरी बेसिक पॉइंट ना, अ वेरी बेसिक पॉइंट। तो नॉर्मली जब आप कार्डियक मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, तो कार्डियक मसल सेल्स आर नॉर्मली ब्रांच्ड, यानी कि आपको यहाँ पे ब्रांचिंग नजर आएगी, ये देखो कुछ इस तरह से। और ये जो कार्डियक मसल्स है ना, इन कार्डियक मसल्स में जो सेल्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड द कार्डियोमायोसाइट। सो व्हाट इज कार्डियोमायोसाइट? कार्डियोमायोसाइट, so cardiomyocyte is the cell of the cardiac cell, is the cell of the cardiac muscle, very simple। दूसरी बात ये कि यहां पे भी आपको क्या मिलेंगी? यहां पे भी आपको स्ट्राइएशंस मिलेंगी। सो दे आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड, दे आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड। तो पहली बात, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसे हैं? स्ट्राइएटेड, बट दे आर नॉट रेगुलरली स्ट्राइएटेड। रेगुलरली स्ट्राइएटेड नहीं होते, बस स्ट्राइएटेड होते, स्ट्राइएटेड। अच्छा, अब अगली चीज सुनो गौर से। व्हाट इज द सेल शेप ऑफ द कार्डियक मसल? मैंने आपको बताया दे आर ब्रांच्ड, दे आर ब्रांच्ड, दे आर ब्रांच्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दे आर ब्रांच्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉप, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने आपको बताया पहले मसल अपेयरेंस की बात कर लो, फिर शेप की बात कर लो सेल की, फिर न्यूक्लियस की बात कर लो। एक कार्डियक मसल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो कहा यह जाता है कि कार्डियक मसल के अंदर, एक कार्डियोमायोसाइट के अंदर, एक कार्डियोमायोसाइट के अंदर दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। सो कार्डियोमायोसाइट में बी यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस, बाय न्यूक्लिएटेड। सो कार्डियोमायोसाइट में बी यूनी न्यूक्लिएटेड और मे बी बाय न्यूक्लिएटेड। ये मैंने आपको बताया, नॉर्मली बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो आपको नजर आता है। ओके, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली है, वो ये है कि कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, लेट सपोज इधर देखो, या चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, वेट, नीचे बना, नीचे बनाते हैं। लेट सपोज ये एक सेल है, यहां पे बाउंड्री खत्म हो रही है, और ये दूसरा सेल। इन दोनों सेल्स के दरमियान, इन दोनों सेल्स के दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। सो द intercalated disc is found between the cardiomyocyte
सर ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है? बेसिकली इट इज द पॉइंट, इट इज द अटैचमेंट साइट बिटवीन द एडजेसेंट कार्डियक मसल सेल, यानी कि दो कार्डियक मसल सेल के जो अटैचमेंट साइट है, दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इस इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर क्या होता है? ये इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वैसे तो दो याद रख लो काफी है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे तीन होती है बट दो याद रख लो आप। एक होती है जैसे आप कहते हो डेस्मोसोम्स, प्रोटीन्स होते हैं बेसिक। और दूसरी तरह का जो प्रोटीन होता है इस इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर, उसे आप कहते हो गैप जंक्शन। सो इंटरकैलेटेड डिस्क इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। अगर आप यहां देखो, लेट मी शो यू, सी दिस। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर द डेस्मोसोम्स। और ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीनिश कलर से बने हुए हैं, दे आर द गैप जंक्शंस। और ये पूरी चीज आपको क्या नजर आ रही है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये एक कार्डियोमायोसाइट है, ये दूसरा कार्डियो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा भाई, कार्डियोमायोसाइट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, वो ये है कि कार्डियोमायोसाइट क्या फटीग कर सकता है? मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछा, इज इट पॉसिबल कि कार्डियोमायोसाइट फटीग कर जाए? हाँ। व्हाई? व्हाई कार्डियोमायोसाइट कैन नॉट फटीग? अ वेरी बेसिक, व्हाई कार्डियोमायोसाइट कैन नॉट फटीग? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, अगर कार्डियोमायोसाइट फटीग करने लगा तो हार्ट तो काम करना बंद कर देगा। तो कार्डियोमायोसाइट फटीग नहीं करता, दो रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि नॉर्मली आपके पास जो कार्डियोमायोसाइट होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर abundant in the cardiomyocyte. The second important reason, the second important reason why the cardiomyocyte cannot fatigue is the cardiomyocyte have high blood supply. इनके पास अच्छा खासा क्या आ रहा होता है, ब्लड आ रहा है। तो दे हैव हाई ब्लड सप्लाई। ये बातें हो गई। अच्छा भाई, and cardiac muscle are the strongest of all the muscles. Cardiac muscles are the strongest of the all muscles. ठीक है, this is a very basic point. अच्छा, अब एक और चीज, कार्डियक मसल, अब फॉर एग्जांपल ये कार्डियोमायोसाइट है, ये इसकी बाउंड्री है, ये दूसरा कार्डियोमायोसाइट है, ये तीसरा कार्डियोमायोसाइट है। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है ना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, नर्व इंपल्स आया, ये नर्व इंपल्स इस इंटरकैलेटेड डिस्क से एक कार्डियोमायोसाइट से दूसरे कार्डियोमायोसाइट जाता है। यानी कि अगर एक दफा सिग्नल आया आगे से, तो वो लाजमी तौर पे आगे जाएगा। इसकी वजह से कार्डियक मसल, तमाम के तमाम कार्डियक मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड सिंसीशियम। सिंसीशियम का क्या मतलब होता है? सिंसीशियम का मतलब ये होता है कि कार्डियक मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसीलिए कार्डियक मसल को आप सिंसीशियल मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स आर आल्सो नोन एज सिंसीशियल, सिंसीशियल मसल्स। ये सारी बातें हो गई भाई। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है कि कार्डियक मसल के पास कौन सी नर्व सप्लाई होती है? याद रखना, कार्डियक मसल आर ऑटो रिदमिक। ऑटो रिदमिक का मतलब है ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप इनको
निकाल के बॉडी से बाहर रख दो ना, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, बट कम स्पीड पे करते हैं। सो नॉर्मली इनके पास इतनी ज्यादा जो है वो नर्व सप्लाई नहीं होती। ये बेसिक पॉइंट। क्या कार्डियक मसल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल आर इनवॉलेंट्री। वेरी बेसिक पॉइंट। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। कहाँ मिलेंगे? ओनली हार्ट। क्या फंक्शन है? आपको सारे फंक्शन पता। ये सारी बातें हो गई कार्डियक मसल की। ठीक है, मैंने बात की कार्डियक मसल्स की कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है, एंड व्हाट इज द बेसिक what is the basic point of difference between the skeletal muscle, smooth muscle, and the skeletal muscle and the cardiac muscle. अब आ जाओ आगे, the last type of the muscle and that is the smooth muscle. अब स्केलेटल देखो, स्केलेटल मसल के अंदर भी एक्टिन था, मायोसिन था, ट्रोपोमायोसिन था, ट्रोपोनिन था, ये प्रोटीन थे। कार्डियक मसल के अंदर भी मिलेगा। कार्डियक मसल के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अब आ जाओ द लास्ट टाइप ऑफ द मसल एंड दैट लास्ट टाइप इज द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की पहली बात, हम उसी तरीके से चलेंगे। स्मूथ मसल की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अह, चलो, अब एक बात याद रखना, स्केलेटल मसल आपको मिल रहे हैं स्केलेटन के साथ अटैच हुए हुए। कार्डियक मसल आपको मिल रहे हैं हार्ट में। तो बाकी जो भी मसल है वो कौन सा है? स्मूथ मसल। वो कौन सा है भाई? स्मूथ मसल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जहां भी आपको मसल मिलेगा दैट इज द स्मूथ, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्मूथ मसल आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेरी, तो स्मूथ मसल आपको कहाँ मिलने वाला है? आपकी बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे आप कहते हो विसरा, विसरा कहते हो बॉडी कैविटी। तो आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जिन्हें आप विजरल कहते हो, विसरा कहते हो, तो वो किससे मिलके बने? स्मूथ मसल से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लड वेजल के अंदर कौन सा मसल मिलेगा, तो स्केलेटल नहीं हो सकता, कार्डियक नहीं हो सकता, स्मूथ। वेरी सिंपल। इसीलिए स्मूथ मसल को कुछ किताबें विजरल मसल भी कहती है, स्मूथ मसल को आप विसरल मसल भी कहते हो। व्हाई इट इज कॉल्ड द विसरल मसल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कहाँ कहाँ मिलेगा? ब्लड वेजल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, आई के अंदर, आपके स्किन के एरेक्टर पाइलरी मसल के अंदर, ये और भी कई सारी जगह आपको मिलता है, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन तमाम के अंदर क्या मिलेगा? स्मूथ मसल। अब ये तो नॉर्मल नॉर्मल बात हो गई कि स्मूथ मसल आपको कहाँ मिलेगा। अब अगर मैं स्मूथ मसल को देखूं, तो नॉर्मली स्मूथ मसल का शेप कैसा है? कुछ इस तरह का है, स्पिंडल शेप है, और यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस मौजूद है। सो दीज मसल्स आर अनस्ट्राइटेड। स्ट्राइएशन के लिए स्ट्रिप्ड वर्ड भी यूज होता है, तो अनस्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्राइटेड। यहाँ पे एक्टिन मायोसिन तो होते हैं, बट वो अल्टरनेटिवली अरेंज नहीं होते, तो दे आर अनस्ट्राइटेड। अगर आप इनका शेप देखो, इनके सेल का शेप देखो, तो सेल कैसा है? स्पिंडल, स्पिंडल शेप। ये जिसे आप फ्यूजी फॉर्म शेप भी कहते हैं। और अगर आप कोने से देखो तो टेपर्ड है, कोने निकले हुए, दैट इज द टेपर्ड है। ठीक है, जो अब समझने वाली बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं, चलो ये छोड़ो, हम्म, चलो, चलो, ये तो हमने बात की किसकी? हमने बात की भाई आपके स्मूथ मसल की बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, आप आगे चलो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मुझे कि स्मूथ मसल के अंदर कितने न्यूक्लियस मिलेंगे, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? तो कहा यह जाता है कि स्मूथ मसल आर यूनिन्यूक्लिएटेड।
वही पॉइंट से देखो, अगर आप गौर से देखो तो वही पॉइंट्स है। स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। नॉर्मली ये जो आपके पास न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि अगर आप देखो बीच में मौजूद है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आ जाओ जरा कुछ और बातों के ऊपर। कुछ और बातें क्या है, देख। दूसरी बात ये कि स्मूथ मसल ना बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो द सो द सो द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इज स्लो। दूसरी बात ये कि स्मूथ मसल नॉर्मली फटीग नहीं करता। दे रेयरली फटीग, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो नॉर्मली इसको इतना फटीग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ और बातें हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि स्मूथ मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि कौन से नर्वस सिस्टम, ये कौन सी ऐसी चीज है जो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है? स्मूथ मसल खुद से भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्ट्रेच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी के अंदर बेबी अपनी ग्रोथ पूरी कर ले, तो यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेच। और नर्वस सिस्टम की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। शाबाश। हार्मोन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गौर से देखो तो किस किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It might be spontaneous, it might be due to stretch, it might be due to nervous system, it might be due to hormone. अच्छा, ये बातें हो गई। अब एक और बात सुन, एक और बात सुन। हाँ, ये भी सुन। स्मूथ मसल दो तरह का होता है। स्मूथ मसल कितनी तरह का होता है? दो तरह का। अब ये सुनने वाली बात। स्मूथ मसल दो तरह का होता है। अगर मैं यहां बनाऊं तो लेट सपोज दो तरह का मसल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मूथ मसल का सेल ये है, और इन दोनों के दरमियान ये बाउंड्री। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, लेट सपोज यहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस बाउंड्री की वजह से इस वाले स्मूथ मसल से निकल के इस वाले स्मूथ मसल में नहीं जा सकता। अगर आपने इस वाले स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो आपको एक अलग से क्या देनी पड़ेगी? नर्व सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा स्मूथ मसल जो कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करे, किस वजह से? अलग अलग नर्व सप्लाई की वजह से, ऐसे स्मूथ मसल को आप मल्टी यूनिट कहते हो। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो लीव इट, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नॉर्मली ये बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, बट स्टिल मैं पढ़ा देता। फॉर एग्जाम्पल, इसका फायदा क्या है? अब देखो, आपकी पूरी बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल। सोचो, अगर लेट सपोज मुझे कॉन्ट्रेक्शन करवानी है स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल की। अब मैंने पता चला स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाई, पूरी की पूरी ब्लड वेसल, पूरी की पूरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई सारी आर्टरी की, पूरी 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 आर्टरी की। ये नुकसान है नहीं है? बिल्कुल है। दैट्स वाई मल्टी यूनिट आपको मिलता है ब्लड वेजल्स के अंदर, और भी कई जगह मिलता है। और दूसरी तरह का जो मसल होता है उसे आप कहते हो सिंगल यूनिट। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो जाने दो। ठीक है, दैट इज नॉट in your syllabus and that is not important as well, but for your information purpose I'm telling you. अच्छा, अब ये सिंगल यूनिट मसल क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये दो सेल्स है। अगर नर्व इंपल्स यहां आया तो इन दोनों सेल्स के दरमियान कुछ जंक्शन मौजूद है। इन जंक्शंस को आप कहते हो गैप जंक्शंस। ये गैप जंक्शंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस मसल से निकाल के, इस मसल सेल से निकाल के इस मसल सेल में भेज सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस मसल सेल के पास आया तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा करेगा, साथ वाला भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपके पास क्या है?
इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपके पास इंटेस्टीन के मसल्स है। अगर ये बात नहीं क्लियर होती, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यही तक। चलो अब आ जाओ आगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, बल्कि तकरीबन सारी बातें हो ही चुकी हैं। हाँ, एक बात और रहती है, और वो बात क्या है? वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल होता है, इस स्मूथ मसल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पे डब्बा बना के लिख रहा हूँ, स्मूथ मसल के अंदर प्रोपोनिन नहीं होता। तो सर क्या होता है स्मूथ मसल के अंदर? एक और प्रोटीन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द कैल्म्यूडिलिन प्रोटीन, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने तीनों मसल्स को बहुत डिटेल के अंदर, बहुत डिस्क्रिप्टिव पर्पस के अंदर देख लिया है। ठीक है,